हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास 6 फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीकॉम 11, 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। आज हम टेलर के विषय में पढ़ेंगे। फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभिक प्रबंध की विचारधारा की एक महत्वपूर्ण विचारधारा जिसे कहा जाता है क्लासिकल विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभिक प्रबंध की विचारधारा की एक महत्वपूर्ण विचारधारा जिसे कहा जाता है क्लासिकल विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा जिसे क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। क्लासिकल विचारधारा वर्ग की दो अन्य विचारधाराएं हैं। फेयोल की प्रशासनिक ज्ञान और मैक्स फेयोल की प्रशासनिक ज्ञान, मैक्स वेबर्स की अफसरशाही। फेयोल ने प्रशासनिक ज्ञान दिया है, मैक्स वेबर्स की अफसरशाही। मैक्स वेबर्स की अफसरशाही के विषय में तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन यही आता है कि अफसरशाही किसने दिया है, अफसरशाही किसका है। फेयोल के विषय में हेनरी फेयोल के विषय में हम पढ़ चुके हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर। कंटिन्यू करते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर थे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, टेलर कहाँ के थे और क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिका के। टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसको, टेलर का मानना था कि यदि कार्य को वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसको, यानी कि कार्य को, इसको करने का सर्वोत्तम ढंग
करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। सर्वोत्तम विधि, सर्वोत्तम ढंग, सर्वोत्तम उसका वे ढूंढा जा सकता है। उसे सबसे अधिक उसे यानी टेलर जी को उसे सबसे अधिक उसके समय एवं गति अध्ययन के लिए याद किया जाता है। उसने प्रत्येक कार्य को उसके घटकों में विभाजित कर प्रत्येक को सेकेंड तक की समय अवधि में मापा। टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसको करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है, उसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ढूंढा जा सकता है। उसे सबसे अधिक उसके काम एवं गति अध्ययन के लिए याद किया जाता है। उसने प्रत्येक कार्य को उसके घटकों में विभाजित कर प्रत्येक को सेकंड तक की समय अवधि में मापा। किसने मापा था? टेलर ने। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक। 1903 में इनकी पुस्तक आई थी शॉप मैनेजमेंट। 1903 में। फिर 1911 में इनकी पुस्तक आई थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना उन्होंने ही की। उन्होंने की थी अपनी इस पुस्तक में। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द किसने प्रयोग किया था? टेलर जी ने। विंसलो टेलर की एक डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछी भी गई है। टेलर जी के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है। प्रबंध यह जानने की कला है
कि आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं, लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, तथा यह देखना है कि उसको, यानी कि कार्य को जो आपको कराना है उसको सर्वोत्तम व सस्ते ढंग से कैसे करें। क्या कहा है टेलर जी ने? प्रबंध यह जानने की कला है। जो प्रबंध की जो क्वालिटी होती है, मैनेजमेंट की जो क्वालिटी होती है, वो ये है कि यह जानने की कला है कि कार्य को मतलब जो कार्य करवाना चाहते हैं, आप जो भी कार्य को करवाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तथा यह भी देखना, करवाना तो चाहते हैं लेकिन उसको यह देखना है कि कराएं कैसे, और उसके कराने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो सर्वोत्तम कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा, बेस्ट तरीका कौन सा है, लेकिन वो सस्ता भी हो। सस्ते ढंग से कैसे कराएं, उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, और जो उसका रिजल्ट है वो अच्छे से अच्छा आए, लागत कम हो, और जो उसकी जो प्रोडक्ट हो वो अच्छे से अच्छा हो। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। टेलर जी ने प्रबंध के 4 प्रकार बताए हैं। हेनरी फ्योल के 14 थे। नंबर 1, विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक पद्धति। टेलर जी कहते हैं कि विज्ञान तो हो, साइंस तो हो, लेकिन प्योर साइंस नहीं हो, न कि अंगूठा टेक पद्धति यानी कि रूढ़िवादिता। साइंस हो लेकिन प्योर साइंस नहीं हो, क्योंकि प्योर साइंस कहती है कि वो हर जगह सेम ही रूल को अप्लाई करेगी, वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे टेलर जी कहते हैं कि विज्ञान तो हो परंतु पूर्ण विज्ञान नहीं हो, क्योंकि जो बोल दिया है वो बोल दिया, जो करना है वो करना है, ऐसा नहीं हो, मतलब चेंज भी किया जा सके, तो व्यवहार के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। टेलर जी कहते हैं विज्ञान पद्धति है न कि अंगूठा टेक पद्धति, न कि रूढ़िवादिता। सहयोग न कि टकराव, या फिर मैत्री न कि कीमत भेद। इसका मीनिंग है कि सहयोग की भावना हो, उनमें अपनापन, भाईचारा हो, टकराव, ईर्ष्या, जेलसी, ये सारी चीज़ें नहीं हो। टेलर जी कहते हैं कि आपस में मिलजुल कर काम करें, मतभेद नहीं होने चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को क्रेडिट नहीं दे सकता कि उसकी वजह से उत्पादन अच्छा हुआ है। यदि उत्पादन अच्छा हुआ है तो उसमें कर्मचारी भी इंक्लूड होते हैं। यदि कर्मचारी अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा कहाँ से होता। तो सहयोग की भावना हो, टकराव नहीं हो, क्योंकि जो एक प्रबंधक होता है वो मालिक और कर्मचारी के बीच की कड़ी होता है, और वो चाहे तो सब कुछ अच्छा कर सकता है, वो चाहे तो सब कुछ खराब कर सकता है, क्योंकि वो दोनों को आपस में मिलाकर रखता है और बीच में कड़ी का कार्य करता है। तो अच्छा सहयोग भी दे सकता है, ईर्ष्या भी कर सकता है, और मित्र जैसा व्यवहार भी कर सकता है। तो प्रबंधक वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहते हैं प्रबंधक के? तो टेलर जी कहते हैं कि सहयोग की भावना हो, टकराव, ईर्ष्या, द्वेष किसी से ना हो, अच्छा अपने आप में अच्छा माहौल बनाकर रखें, अच्छा व्यवहार करके रखें। तो दोस्ती जैसा प्रबंधक और कर्मचारी के बीच में दोस्ती जैसा व्यवहार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है
सहयोग न कि व्यक्तिवाद। टेलर जी ने कहा है कि सहयोग की भावना तो हो सहयोग की भावना हो, ज़रूर हो, पर व्यक्तिवाद यानी कि किसी एक ही व्यक्ति को क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि इसकी वजह से अच्छा हुआ है। सभी को एक साथ लेकर चलना है, सभी को मिलजुल कर करना है, सहयोग की भावना रखनी है। किसी एक के लिए कुछ नहीं करना है, किसी एक के लिए पर्सनली नहीं जाना है, इंडिविजुअल नहीं जाना है, सभी को ग्रुप में रखना है, सभी को एक साथ ही सहयोग की भावना के साथ देखना है। प्रबंधक और कर्मचारी को एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। दोनों में से किसी को भी ये एक दूसरे की पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए या पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, दोनों को ही समझना चाहिए कि उन दोनों को यानी कि प्रबंधक को और कर्मचारी को दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता है। इसीलिए ये आवश्यक है सहयोग में कि अगर कोई कर्मचारी कोई अच्छा सजेशन देता है, कोई अच्छा विचार सुझाव देता है, तो उस पर प्रबंधक को विचार ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, इसका लेवल मुझसे छोटा है, ये मुझे कैसे सुझाव दे सकता है। तो यदि वो अच्छा कोई सुझाव दे रहा है तो उसमें विचार ज़रूर करना चाहिए। और यदि वो अच्छा सुझाव देते हैं और लगता है कि इस सुझाव से या इसको करने से प्रोडक्शन में लागत कम आएगी, उसकी कॉस्ट कम हो सकती है, तो उसको पुरस्कार भी मिलना चाहिए, जिससे वो मोटिवेट हो और अच्छे अच्छे सुझाव लेकर आए और अपना अच्छे से अच्छा दे पाएँ। और जब भी कुछ अच्छा हो तो उसमें उनका भी सुझाव लेना चाहिए, कर्मचारियों का भी सुझाव एक प्रबंधक को लेना चाहिए। क्या हो सकता है कि इतना अच्छा सुझाव दे दें वो कि उससे अच्छा ही हो जाए। तो जो कर्मचारी हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो भी प्रबंधक के लिए मैनेजर के लिए अच्छे से अच्छा सोचें और हड़ताल वगैरह पर ना जाएं, उससे कंपनी को लॉस होता है। यदि उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी, इतना अच्छा संप्रेषण कम्युनिकेशन इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा उनके आपस में विश्वास बढ़ेगा, तो उन्हें श्रमिक संगठन की आवश्यकता भी नहीं होगी, उन्हें ये हड़ताल वगैरह पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह एक श्रमिक और एक प्रबंधक एक दूसरे को सहयोग करें, लेकिन पर्सनली किसी एक को क्रेडिट नहीं दें। नेक्स्ट पॉइंट 4, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। प्रत्येक व्यक्ति का उसका अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। औद्योगिक कार्यक्षमता अधिकांश रूप से कर्मचारियों की योग्यता पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक प्रबंध भी कर्मचारियों के विकास को मान्यता देता है। वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो श्रेष्ठतम पद्धति विकसित हुई, उसको सीखने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। टेलर जी कहते हैं, कार्यक्षमता कार्यकुशलता की नींव कर्मचारी के चयन प्रक्रिया पर होनी चाहिए। जब उनका सिलेक्शन किया जाए तभी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का चयन वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए। जो कार्य जिसको सौंपा जाए वो उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता और उसको कार्य दे दिया जाए। उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए उनको आवश्यक प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कार्यकुशल कर्मचारी दोनों की अधिकतम कुशलता एवं समृद्धि निश्चित होनी चाहिए। उनकी कार्यकुशलता अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के विकास के लिए तो उनकी अधिकाधिक क्षमता और समृद्धि निश्चित होनी चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। और जो कार्य जिनकी मानसिक शारीरिक जो क्षमता है उसी के अनुसार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी कुछ भी कार्य दे दिया। वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत दिए हैं। वैज्ञानिक प्रबंध यानी कि टेलर जी ने 4 सिद्धांत दिए हैं। विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम या रूढ़िवादिता, सहयोग न कि टकराव या मैत्री न कि कीमत भेद, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक।
वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक में कारखाना प्रबंधक इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कारखाना प्रबंधक को दो भागों में विभाजित किया गया है। कारखाना प्रबंधक दो प्रकार के होते हैं, नियोजन अधिकारी और दूसरे होते हैं उत्पादन अधिकारी। एक प्रोडक्शन, एक प्लानिंग। कारखाना प्रबंधक में 8 मेंबर होते हैं, नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी। 4 नियोजन अधिकारी में होते हैं मेंबर। कारखाना प्रबंधक के चार अधिकारी नियोजन अधिकारियों में होते हैं और 4 ही अधिकारी या 4 ही मेंबर उत्पादन अधिकारी में होते हैं। तो ये 4 कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। निर्देशन कार्ड क्लर्क। दूसरा है कार्यक्रम क्लर्क। समय एवं लागत क्लर्क। समय एवं लागत क्लर्क। फोर्थ है अनुशासक। नियोजन अधिकारी में 4 अधिकारी कौन कौन से होते हैं? निर्देशन कार्ड क्लर्क यानी कि संदेश कार्ड लिपिक। कार्यक्रम क्लर्क होता है जो कार्य का मार्गनिर्देशक करता है। निर्देशन एक तो ये डायरेक्शन देते हैं, कार्य का मार्गनिर्देशन करते हैं। समय एवं लागत क्लर्क, ये समय कम से कम हो, लागत कम से कम हो, ये क्लर्क ये कार्य करते हैं। अनुशासक ये वो होते हैं, ये सारा वो देखते हैं कि निर्देशन सही हुआ है, कार्यक्रम सही हुआ है, समय एवं लागत सही हुआ है, ये अनुशासक होते हैं। इसके फोर्थ लागत उत्पादन। गतिनायक टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक। उत्पादन अधिकारी 4 होते हैं, गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक नायक। गति नायक देखेगा कार्य की स्पीड, के कार्य किस स्पीड से चल रहा है। टोली नायक देखता है कि सामग्री को इकट्ठा करना, कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सबको वो टोली नायक इकट्ठा करता है। मरम्मत नायक देखता है कि जो भी मशीनें हैं वो किस कंडीशन में है, रिपेयर की कंडीशन में तो नहीं है, कैसी कंडीशन में, ख़राब में, अच्छी में। मरम्मत नायक। निरीक्षक इंस्पेक्टर होता है जो निरीक्षक करता है, इंस्पेक्शन करता है निरीक्षक। एग्जाम्स में उत्पादन अधिकारी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें अधिकारी है या कौन सा नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। उत्पादन अधिकारी पूछा गया है। तो कारखाना प्रबंधक के 8 मेंबर्स होते हैं जो 4 नियोजन अधिकारी के अंतर्गत आते हैं और 4 ही उत्पादन अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। नियोजन अधिकारी निर्देशन कार्ड क्लर्क होता है, कार्यक्रम क्लर्क होता है, समय एवं लागत क्लर्क होता है, अनुशासक होता है। उत्पादन अधिकारी में गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक नायक। नेक्स्ट चलते हैं। कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। सरलीकरण का उद्देश्य है व्यर्थ किस्मों, आकार एवं आयामों
को समाप्त करना होता है जबकि प्रमापीकरण का अर्थ है वर्तमान किस्मों के स्थान पर नई किस्में तैयार करना। सरलीकरण एवं प्रमापीकरण। सरलीकरण का उद्देश्य व्यर्थ किस्मों, बेकारी किस्मों, आकार एवं उनके आयामों को समाप्त करना है। जो खराब चीज़ें हैं, खराब किस्में, आकार और आयाम है, उनको समाप्त करना है, उनको नष्ट कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। जबकि प्रमापीकरण का अर्थ है वर्तमान किस्मों के स्थान पर नई किस्में तैयार करना। जो भी पुरानी किस्में चलती आ रही हैं, उनके स्थान पर नई चीज़ें बनाना होता है। सरलीकरण में उत्पादन की अनावश्यक अनेकताओं को समाप्त कर या समाप्त किया जाता है। इससे श्रम, मशीन एवं उपकरणों की लागत को बचत होती है। इसमें माल रहित या कम रखना, या तो माल हो ही नहीं या हो तो कम हो, माल कम रखना, उपकरणों का संपूर्ण उपयोग एवं आवर्त में वृद्धि सम्मिलित है। सरलीकरण में उत्पादन की अनावश्यक अनेकताओं को समाप्त किया जाता है। इससे श्रम, मशीन एवं उपकरणों की लागत को बचत होती है। इसमें माल रहित या तो माल नहीं है या कम रखना, उपकरणों का संपूर्ण उपयोग एवं आवर्त में वृद्धि सम्मिलित है। कार्य पद्धति अध्ययन। कार्य पद्धति अध्ययन में ये देखा जाता है कि कितना काम कितने समय में करना है। कार्य पद्धति का अध्ययन का उद्देश्य कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है। जो सबसे अच्छी पद्धति हो कार्य करने की, वो ढूंढना है, जिससे कितना समय, कितना काम कितने समय में हो जाएगा, ये सब ज्ञात भी हो जाए और कम से कम उस पर हो। किसी भी कार्य को करने के लिए कई पद्धतियाँ होती हैं, तो उसमें से एक को ढूंढना, जो एक होगी वो श्रेष्ठ, सबसे उत्तम पद्धति को ढूंढना होता है। कच्चा माल प्राप्त करने से लेकर तैयार माल तक, ग्राहकों को पहुंचाने तक प्रत्येक कार्य पद्धति का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। उसमें हर स्टेप पर अच्छी और सर्वोत्तम पद्धति को ढूंढना होता है। टेलर ने कहा है कि कार्य पद्धति अध्ययन के माध्यम से कई क्रियाओं को एक साथ जोड़ने की अवधारणा का निर्माण किया। फोर्ड मोटर
कंपनी ने इस अवधारणा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। आज भी ऑटो कंपनियां इसी को अपनाती हैं, कार्य पद्धति को ही अपनाती हैं आज भी ऑटो मोटर कंपनियां। तो कार्य पद्धति का अध्ययन, कितना काम कितने समय में होगा, ये सबसे उत्तम पद्धति को ढूंढना ही कार्य पद्धति के अंतर्गत आता है, उसके अध्ययन में आता है। सेकंड, गति अध्ययन। गति अध्ययन, गति अध्ययन। गति अध्ययन में क्या आता है? विभिन्न प्रकार की मुद्राओं की गति जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उठाना, रखना, बैठना, ये गति, उसकी क्रिया, चाल उसकी, ये सारी, उठना बैठना, स्थान बदलना, अनावश्यक चेष्टाओं को समाप्त किया जाता है। जैसे कोई मजदूर है, किसी के यहाँ पे वो काम कर रहा है, यानी कि कोई मिस्त्री है, किसी के यहाँ चिनाई कर रहा है, जब हम काम ठेके पर देते हैं तो वो फटाफट जल्दी जल्दी काम को निपटा देते हैं, उनकी गति जो है वो बढ़ जाती है, आलतू फालतू की वो चीज़ें नहीं करते। लेकिन जो वो पर डे की मजदूरी पर वेजेस पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, कभी यहाँ बैठे, कभी वहाँ बैठे, कभी थोड़ा काम किया, कभी चाय पी ली, कभी पान चबा लिया, कभी सिगरेट पी ली, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो उसमें क्या है, वो फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, अनावश्यक चीज़ें कर रहे हैं। तो वो चीज़ें क्या है, कार्य की गति को कम कर रही हैं, धीमा कर रही हैं। जो काम वो ठेके में 10 दिन में करते हैं, आज वो 20 दिन लगा रहे हैं, उसमें तो दुगना काम ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनकी अनावश्यक चेष्टाओं को समाप्त करना और ये खोजना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कम समय क्यों लेते हैं या ज़्यादा समय क्यों लेते हैं। जैसे कि टेलर ने कहा है कि उसका सहयोगी फ्रेक गिलवर्थ ईंट बनाने की चेष्टाओं को 18 से 5 तक घटा कर ले आए थे, 18 से। तो टेलर ने बताया कि इस प्रक्रिया को अपनाने से उत्पादन 4 गुना बढ़ जाता है। तो उनकी गति का मापन किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो अनावश्यक चेष्टाएं कर क्यों रहे हैं, तो उन अनावश्यक चीज़ों को ही ध्यान में रखकर उन पर रोक लगाई जाती है और उसका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और उन अनावश्यक चेष्टाओं को देखना चाहिए कि यदि वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। नेक्स्ट, थकान अध्ययन। टेलर जी कहते हैं कि यह साइंटिफिकली पता कर लेना चाहिए कि एक जो व्यक्ति है वो कितने समय तक कार्य कर सकता है, वो कितने समय में थक सकता है और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है कार्य को। और लगातार कभी भी किसी को भी काम नहीं करना चाहिए, बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि थकान अध्ययन ही ये कहता है कि कंटिन्यू काम करते रहने से ही थकान होती है। यदि बीच में ब्रेक हो जाता है तो आदमी फिर से फ्रेश हो जाता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो कार्य को करते करते शारीरिक रूप से थकान महसूस करते हैं, कुछ होते हैं कि वो मानसिक रूप से थकान को महसूस करने लगते हैं। तो उनको समय समय पर आराम मिलना ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम स्कूल टाइम में थे या कॉलेज टाइम में थे तो हमें बीच में लंच ब्रेक मिलता था। तो वो लंच ब्रेक हमारे बीच के समय में ही क्यों होता था, इस सुबह को हम जब जाते थे तब क्यों नहीं था, या जब हम आते थे तब क्यों नहीं होता था। तो वो बीच में इसलिए होता था कि जो हम शुरू के पीरियड्स अपने अटेंड करते थे और जो लास्ट के पीरियड अटेंड करते थे, तो लास्ट वाले पीरियड्स अटेंड करने के लिए हमारी जो कैपेसिटी थी बिल्कुल डाउन हो जाती थी, बिल्कुल आलस में आ जाते थे। तो हमें उस टाइम पे फ्रेश करने के लिए हमें फ्री किया जाता था। हम खाना खाते थे, उसमें उस बीच हम घूमते थे, बैठते थे, बात करते थे, तो हम क्या था वहाँ फ्रेश महसूस करते थे। ऐसा ही ऑफिस में कोई जब हम जॉब करते हैं तो ऑफिस में भी यही होता है। सुबह जब हम जाते हैं तब हमें चाय कॉफ़ी मिलती है, उसके बाद में हमारा लंच होता है। तो हम उस लंच में चाय कॉफ़ी के ब्रेक में अच्छी एनर्जी महसूस करते हैं और अच्छे से और ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। तो थकान अध्ययन यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार कार्य नहीं करना है, बीच में उसको ब्रेक भी देना ज़रूरी है और किसकी कितनी कैपेसिटी है हमें ये भी देखना है। नेक्स्ट है समय अध्ययन। समय अध्ययन में टेलर जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक मानक समय निर्धारित होना चाहिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए, जिससे कि ये पता रहे कि इतने समय में इतना कार्य हो सकता है या इतने समय में इतना कार्य होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 घंटे में
3 डब्बे बनते हैं, यानी कि 20 मिनट में एक डब्बा बनता है तो 1 घंटे में 3 डब्बे बनते हैं। और एक व्यक्ति के लिए जो कार्य करने का पर डे का जो समय होता है वो 8 घंटे का होता है, लेकिन उस 8 घंटे में उसको 1 घंटे लंच ब्रेक, घूमना फिरना बैठना, 1 घंटा उसको आराम के लिए भी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू काम करेगा तो थकान का नियम अभी हमने पढ़ा था। 7 घंटे वो काम करता है, 8 घंटे में से 1 घंटे वो आराम करता है। तो उन 7 घंटे में वो उसका समय निर्धारित किया गया है। 7 घंटे में मानक समय कार्य क्षमता 1 घंटे में 3 डब्बे, 20 मिनट में 1 डब्बा। तो 7 घंटे में वो कितने डब्बे बनाएगा? 21 डब्बे। 7 घंटे में वो 21 डब्बे बनाएगा, उसका मानक समय निर्धारित हुआ है। नेक्स्ट है विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली में कहते हैं कि नंबर ऑफ प्राइस होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी कंपनी में 10 यूनिट बनानी होती हैं एक व्यक्ति को, यानी कि एक कर्मचारी वहाँ 10 यूनिट बनाता है यदि एक दिन में, तो वहाँ 10 यूनिट का टारगेट रखा गया है। लेकिन कहा गया है कि यदि 10 यूनिट को पार कर देता है कर्मचारी तो उसको पर यूनिट 50 रुपये के रेट से उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन यदि वो 10 यूनिट तक नहीं पहुंचता है और उससे कम रह जाता है, यानी कि अगर वो 9 भी बनाता है तो उसको 40 रुपये के रेट से पैसे मिलेंगे। तो एक कर्मचारी ने तो 9 यूनिट बनाई तो उसको 40 पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिले, और एक ने 11 यूनिट बनाई उसको 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिले। तो जिसने 11 बनाई उसको 550 मिले, 11 इंटू 50, और जिसने 9 बनाई उसको इंटू 40, यानी कि 9 इंटू 40 360। तो ये जो 550 और 360 के बीच का जो डिफरेंस आया 190 रुपये, तो ये कुशल और अकुशल कर्मचारियों के बीच का अंतर बताया है, विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली का अंतर बताया है। विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली में कहते हैं टेलर जी कि नंबर ऑफ प्राइस, यानी कि यूनिट के हिसाब से उनको प्राइस मिलना चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।